प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कारक के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने कारकों को 8 भागों में बांटा है। तो अब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ देता है कि क्रियाबद्ध कारकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दो बातें जान लेना आवश्यक है, एक क्रियाबद्ध कारक और एक क्रिया मुक्त कारक। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 क्रियाबद्ध कारक और दूसरा है क्रिया मुक्त कारक। अब पूछ देता है क्रियाबद्ध कारकों की संख्या कितनी है, और कहीं पूछ देता है क्रिया मुक्त कारकों की संख्या कितनी है। तो कारक तो आपने पढ़े हैं कि 8 प्रकार के हैं, लेकिन जब क्रियाबद्ध और क्रिया मुक्त करके पूछता है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और परीक्षा में जो प्रश्न जो है यहाँ से अधिक आते हैं कारकों से, और जानकारी के अभाव में ये प्रश्न गलत होने की ज़्यादा आशंका रहती। तो इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं जो कि आपका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न कम से कम गलत होने की संभावना रहे। तो क्रियाबद्ध कारकों के अंतर्गत जो है कितने कारक होंगे, और क्रिया मुक्त कारकों के अंतर्गत कितने कारक होंगे। तो क्रियाबद्ध कारकों के अंतर्गत 6 कारक और क्रिया मुक्त कारकों के अंतर्गत 2 कारक। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़े हैं, 2 कारक हैं उनको जान जाएंगे, जो शेष रह जाएंगे वो क्रियाबद्ध कारक के अंतर्गत हो जाएंगे। तो क्रिया मुक्त कारकों के अंतर्गत एक आपका ये जो संबंध कारक है वह हुआ, और दूसरा संबोधन कारक हुआ। तो संबंध कारक और संबोधन कारक ये जो 2 कारक हैं ये जो है क्रिया मुक्त कारक हैं, और जो शेष रह गए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये जो है क्रियाबद्ध कारक हो गए। इस तरीके से दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो कारकों की संख्या 8 हो गई। तो इस बात को याद रखना है कि कौन सा कारक जो है क्रियाबद्ध है और कौन सा क्रिया मुक्त है। यहाँ से इस बात को समझ जाएंगे तो प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगा। अब बात करते हैं जो कारक है उनको जो जिन चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है तो वो उन्हें प्रसर्ग या विभक्ति या चिन्ह कहते हैं। अब जब वाक्य कोई देता है और उसमें पूछ देता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो उस बात की जानकारी होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रसर्ग है ने, और इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। कर्ता कारक के अंतर्गत जो उदाहरण के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम वाक्य है राम खाता है, और दूसरा वाक्य हमारा है राम कल जाएगा। तो यहाँ पर जो है राम है ये कर्ता है और खाना है ये क्रिया है। तो कर्ता कारक वाक्यों में जो है क्रिया है, क्रिया को संपादित करना कर्ता का काम है। तो जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा संपादित होती है। कैसे वाक्यों में? कर्ता कारक वाक्यों में। तो इस तरीके से जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा संपादित हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में। तो इस तरीके के वाक्य जो है तो कर्ता कारक के अंतर्गत हुए। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ने प्रसर्ग है इन वाक्यों के अंतर्गत तो आया नहीं, फिर कैसे हो गए। तो इस तरीके के वाक्यों को हमें याद रखना है कि ये जो हम देख रहे हैं वाक्य ये वर्तमान काल में जा रहा है, वर्तमान काल में वाक्य जा रहा है, ये भविष्य काल में जा रहा है। तो इस बात का स्मरण रखना है, इस बात को याद रखना है कि ये जो वाक्य है उसको सबसे पहले देखिए कि ये वाक्य कहीं वर्तमान काल का तो नहीं। तो वर्तमान काल का है और भविष्य काल का है, तो आप समझ जाइए कि हाँ ये जो है कर्ता कारक में जाने की इसकी संभावना है, ये कर्ता कारक का हुआ। अब बात करते हैं कि जब जो वाक्य है वो भूतकाल में आता है, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो ये जो है वाक्य जो भूतकाल का हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमको प्रसर्ग ये है ने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भूतकाल
कि वाक्यों में ने प्रसर्ग आपको दिखाई देगा। इससे आप समझ जाएंगे ये वाक्य जो कर्ता कारक हुआ, और जो वर्तमान और भविष्य काल के जो वाक्य हैं उनमें आपको ने देखने को नहीं मिलेगा, और ये जो वाक्य है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आप इस बात को याद रखना है। ये तो साधारण बात हुई। उसके अंतर्गत अब कुछ वाक्य जो है भूतकाल के होंगे, और उनमें ये जो है क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी, बकना, बोलना, भूलना और लाना। तो इस तरीके के वाक्यों में जो है आपको ने प्रसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई भूतकाल का वाक्य है और उसमें अकर्मक क्रिया का है, तो वहां पर जैसे हो गया, ये जो है भूतकाल का वाक्य हुआ, और इसमें भी आपको जो है ने प्रसर्ग देखने को नहीं मिला, क्योंकि अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रहा। तो इस बात को याद रखना। ये बातें याद होंगी आपको तो आपका प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कर्म कारक की। तो कर्म कारक जिसका जो प्रसर्ग या विभक्ति या चिन्ह है वो को से है। तो कुछ वाक्यों में जब हम देखेंगे को देखने को मिलता है तो हम जान जाते हैं कि ये जो है वाक्य कर्म कारक के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में जो है क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, राधा ने गीता को पीटा। तो जो राधा है उसने जो है गीता को पीटा। तो यहाँ पर जो गीता है ये कर्म हुई, और पीटना ये क्रिया हुई। तो जो गीता है उसको पीटा गया, जो ये कर्म है, तो यहाँ पर को लगा। इसी तरीके से अब हम इधर देख रहे हैं दूसरा वाक्य, राधा फल बेचती है। तो यहाँ पर हमको ये जो प्रसर्ग है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जब ये भी वाक्य जो है वो कर्म कारक के अंतर्गत जा रहा है, तो जहाँ पर हम देखते हैं ये जो है जहाँ पर इन वाक्यों में सजीव कर्म होगा तो उसके साथ जो है प्रसर्ग को प्रयोग होगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो निर्जीव कर्म के साथ यहाँ प्रसर्ग को का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को भी याद रखना। इसी तरीके से कर्म कारक के अंतर्गत अगर कहीं समय के अंतर्गत दिनांक और बार का उल्लेख आ जाए, बार से मतलब दिन या दिवस, तो जहाँ पर आप मान लीजिए कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये जो को आ रहा है ये समय का बोध करा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कहीं पर जैसे मैं सोमवार को जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर ये जो है बार के साथ में को दिखाई दे रहा है। इस तरीके के वाक्य अगर आते तब भी कर्म कारक के अंतर्गत। और कहीं किसी बात को करने का विशेष बल दिया जा रहा हो, दृढ़ प्रतिज्ञा की जा रही हो, तो वहां पर भी आपको को देखने को मिलेगा। तो जैसे भारत को पोलियो मुक्त कराना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भारत को आ रहा है यहाँ पर जो हम किसी बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं किसी बात को, जैसे हमें पाकिस्तान को हराना है या हमें कश्मीर को जीतना ही है। इस तरीके के वाक्यों में जो है आपको को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जहाँ पर चाहिए और पढ़ना, ये क्रियाएं अगर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे राम को वहां जाना चाहिए या हमें वहां जाना चाहिए, तो इस तरीके की जो क्रियाएं देखने को मिली, उसे वहां से भागना पड़ा, उसे वहां से भागना पड़ा। इस तरीके से ये जो है क्रियाएं आती हैं, तब भी आप उसको कर्म कारक के अंतर्गत कीजिएगा। यहाँ पर हमने कर्म कारक के विषय में बात किए। अब बात करते हैं कर्ण कारक के विषय में। तो कर्ण कारक के वाक्य हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो क्रिया का संपादन है वो किसके द्वारा हो रहा है, किस उपकरण के माध्यम से हो रहा है या किसकी प्रेरणा द्वारा हो रहा है, इस बात को देखने को इन वाक्यों के अंतर्गत मिलेगा। तो इसको जानने के लिए उदाहरण के रूप में ऐसे भी समझते हैं, जैसे मोहन साइकिल से स्कूल जाता, तो ये जो है यहाँ पर जो साधन है आपका साइकिल है,
तो साइकिल से जाता है। तो यहाँ पर उपकरण का प्रयोग हो रहा है, जिस यंत्र का प्रयोग हो रहा है वो साइकिल है। इसी तरीके से किसान जो है खुरपी से निराई करता है तो वहाँ पर खुरपी आ जाएगी। जैसे तरीके से जो क्रिया है जिसके द्वारा संपादित की जाएगी तो वह कर्ण कारक के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि साइकिल से जा रहा। अब दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं, अध्यापक छात्रों से पढ़वाता है। तो यहाँ पर जो है हमको किसी भी तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी उपकरण देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ उपकरण देखने को मिल रहा है। तो जहां यहाँ पर भी समझ जाइए आप, जो सजीव यहाँ पर जो है निर्जीव कर्म के साथ से का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर जो है सजीव कर्म के साथ से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रेरणा है और यहाँ पर जो है उपकरण का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके के वाक्यों के अंतर्गत भी जो है ये इस तरीके के वाक्य जो है वो कर्ण कारक के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और जो शरीर के अंग, जो इनके बाद भी जो है आपको ऐसे शब्द जो आपको मिलेंगे, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इनके बाद भी से का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे वह भूख से व्याकुल था, वह भूख से परेशान था, इस तरीके से ये भी वाक्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर समझ जाइए आप जो है कर्ण कारक है। इसी तरीके से संप्रदान का अर्थ है किसी को कोई वस्तु प्रदान कराना। तो क्रिया जिसके लिए हो, क्रिया जो है जिसके लिए हो तो वह वाक्य संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। तो उसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ जाइए आप। इसका जो चिन्ह है वो को और के लिए होता है। तो राधा श्याम को पुस्तक दे रही, तो राधा जो है पुस्तक देने का काम कर रही है, किसको? श्याम को। तो दे रही है ना, प्रदान करा रही है, संप्रदान मतलब देना। तो ये जो काम करा रही है राधा श्याम को पुस्तक दे रही। तो इस तरीके से राम को, राधा जो है राम को पुस्तक दे रही है। तो ये जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आया। इसी तरीके से अगर वाक्य में अवधि का द्योतक हो रहा है, मैं 2 दिन को आया हूं, तो यहाँ पर भी हम अगर इस वाक्य को ठीक तरीके से समझते हैं तो हम मैं 2 दिन के लिए आया हूं, 2 दिन के लिए भी निकल रहा है इसमें। तो को इस तरीके से इसके अंतर्गत भी को हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर को का अर्थ के लिए भी हो जाता है, या 2 महीने के लिए आया हूं, तो वहां पर भी इस तरीके के वाक्य आते हैं, आप उनको फटाक से संप्रदान कारक के अंतर्गत कर दीजिए। अब बात करते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में 2 बातें याद रखनी है आपको। इसका जो प्रसर्ग है वो से है, और यहाँ पर जो कर्ण कारक का जो पड़ा वो भी से था, इसको भी समझते। तो यहाँ पर जो अपादान कारक के लिए से का प्रयोग होगा वो अलगाव की स्थिति में और स्रोत की स्थिति में। अलगाव का अर्थ अलग होने की, किस चीज से? जो मूल चीज है उससे अलग होने की। क्रिया से पृथक होने का भाव स्पष्ट होता है अपादान कारक में। जैसे वह घर से निकल गया, तो यहाँ वह घर से घर है जहां पर उसका मूल स्थान है, ये तो हट नहीं सकता वहां से, तो वह घर से निकल गया। कोई भी, जैसे मोहन घर से निकल गया। इसी तरीके से कावेरी ब्रह्मगिर से निकलती है, तो कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिर से निकलती है। जैसे गंगा है वो हिमालय से निकलती है, तो उसका जो राइजिंग पॉइंट है, उसका निकलने स्थान है, उसका जो स्रोत है, उसका ज्ञान हो रहा, उसका बोध हो रहा हमें। इस तरीके का वाक्य आते हैं तो वो अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अध्यापक के हाथ से पेन जो है गिर गया, हाथ से गिर गया, तो ये मूल हुआ और ये इससे छूट रहा है यहाँ से। तो ये गिरने का भाव, इससे अलग होने का भाव, मूल से अलग होने का भाव जो है हमको अपादान कारक का बोध कराता है। इसी तरीके से जो है
जो पेड़ से पत्ता अलग हुआ या छत से बिल्ली कूदी, इसके प्रकार की क्रियाएं जो है, जो मूल है उससे अलग होने की चीज जो है, हम उसका हमको बोध हो रहा है, तो वो है वाक्य जो है संबंध कारक के और इशारा कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे, भय और घृणा, प्रेम, ये हैं अगर वाक्य के अंतर्गत आते हैं। वह राम जो है श्याम से घृणा करता है, लोग शेर से भय खाते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके के वाक्य अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इनमें आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये जो है अपादान कारक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं जो संबंध कारक। तो संबंध कारक में संबंध बनाने की बात करती तो कैसे देखते हैं। संबंध जैसे राम श्याम का भाई, तो राम और श्याम के भाई होने का संबंध यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, तो इस तरीके के वाक्य जो है संबंध कारक के अंतर्गत हुए। इसी तरीके से निर्माण संबंधी जो वस्तुएं हैं, निर्माण जिनका होता, उनके परिप्रेक्ष्य में भी जो है संबंध की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो यह मकान ईंटों का बना है, यह मकान जो है ईंटों का जो का है, वो संबंध दिखा रहा है मकान का और ईंटों का। तो ईंट और मकानों का जो संबंध है वो का के माध्यम से मालूम पड़ता है, तो का उपसर्ग जो है इन दोनों का संबंध दिखा रहा। इसी तरीके से अधिकार के संबंध में जहाँ पर कोई अपनत्व या स्वामित्व की बात करते हैं, इन वाक्यों के अंतर्गत ऐसी बात आती है जैसे मेरे 3 पुत्र हैं, तो उनका जो है 3 पुत्रों से संबंध है, और संबंध किस प्रकार का, अधिकार रूपी संबंध है। तो उन 3 पुत्रों, मेरे 3 पुत्र, मेरे यहाँ पर रारी रे जो देख रहे हैं आप, उस तरह इस तरीके से इनका प्रयोग होता है, मेरे 3 पुत्र। तो यहाँ पर जो है ये अधिकार का द्योतक हो रहा है, यहाँ पर मेरे 3 पुत्र हैं, यहाँ पर अधिकार संबंधी अधिकार का संबंध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैनपुरी से आगरा की दूरी 100 किलोमीटर है, तो दूरी के संबंध में की दूरी यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से 100 रुपये का एक पेन, यहाँ पर पेन का जो संबंध है और पेन और कीमत का संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों के अंतर्गत भी आपको संबंध जो सूचक प्रसर्ग देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 10 रुपये के 1 किलो आलू, तो यहाँ 10 रुपये का संबंध जो है वो 1 किलो आलू के साथ दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो के है वो इनका संबंध दिखा रहा है, रुपए और आलू के संबंध में। इसी तरीके से अब बात करते हैं अधिकरण की। अधिकरण कारक के चिन्ह में यहाँ पर में और पर, यहाँ पर में का अर्थ अंदर भी हो जाता है और पर का अर्थ ऊपर भी हो जाता है। तो में का अर्थ जो है अंदर या भीतर, और पर का जो अर्थ है ऊपर भी हो जाता है वो वाक्य के अनुसार, तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके के वाक्य कौन कौन से होंगे अधिकरण कारक के अंतर्गत। जैसे मेज पर किताब रखी है, तो मेज के ऊपर किताब रखी है, मेज पर बिल्ली बैठी है या मेज पर बंदर बैठा है, तो उसके ऊपर ही तो है पर या ऊपर। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से पता चला, या इस तरीके से जो अधिकरण है, अधिकरण कारक जो है वो आधार, क्रिया का आधार को स्पष्ट करता है। अधिकरण कारक के अंतर्गत क्रिया का आधार जो है वो स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है रखी है, क्या रखी है, किताब रखी है, किस पर, मेज पर, मेज के ऊपर जो है किताब रखी है, तो यहाँ पर जो पर है ऊपर का बोध करा रहा है। इसी तरीके से गिलास में पानी है, गिलास जो है उसके अंदर पानी है ना, तो ये जो में है वो अंदर का बोध करा रहा है, भीतर का बोध करा रहा है। इसी तरीके से कमरे में लड़के हैं, कमरे के अंदर जो है वो लड़के हैं। इस तरीके के वाक्य अगर आते हैं तो वो अधिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि अधिकरण के जो
चिन्ह है, में और पर है। इसी तरीके से जो इनको हम जानकारी के लिए अधिकरण के अंतर्गत यहाँ पर स्थान, समय, कारण और अनुकरण का भी जो वाक्य हमको बोध करा रहा है, वहां पर भी जो है अधिकरण कारक हो सकता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पेड़ के ऊपर ही तो है, तो स्थान का बोध करा रहा है। छत पर लड़का बैठा है, तो वो लड़के का बोध हो रहा है कि कहाँ बैठा है, छत के ऊपर बैठा है। इसी तरीके से स्थान का बोध हुआ। इसी तरीके से समय, वह ठीक समय पर आया। कोई ठीक है, ट्रेन जैसे है, अपने ठीक समय पर आती है, उसका टाइम जो है निर्धारित टाइम जितना भी हो उस समय पर आती है। या कोई व्यक्ति है जो पंक्चुअल है, अपने निश्चित समय पर आता है। तो इस तरीके से ऐसे वाक्यों में जो समय का ठीक समय पर आया, ये जो है पर जो उपसर्ग लगा तो उसका द्योतक हो रहा है और इससे हमें समय की जानकारी मिल रही है। इसी तरीके से छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, इससे हमें को कारण की स्पष्टता का पता चलता है। यहाँ पर जो झगड़ा हुआ छोटी सी बात पर हुआ, यहाँ पर दिखाई दिया। इसी तरीके से अनुकरणवाचक वाक्यों के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, उदाहरण के रूप में हमने वाक्य को लिया, पुत्री माँ पर गई है, तो पुत्री जो है उसका रंग रूप और उसका जो चेहरा मोहरा सब कुछ है वो माँ पर गया। इसी तरीके से पुत्र जो है पिता पर गया है। तो यहाँ पर ये पर, ऐसे वाक्यों में जो पर उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमको अधिकरण का बोध करा रहा है। तो ये इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं अंत में संबोधन की। संबोधन का अर्थ जो है संबोधित करना। तो ऐसे शब्दों में हे राम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान, सबकी सहायता करना। इसी तरीके से अरे, अरे मेरी भी सुनो। इसी तरीके से वाह कितनी सुंदर बात। इसी तरीके से वाह मजा आएगा। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं संबोधन हो रहा है और इसमें संबोधन सूचक जो चिन्ह लगा है, इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि ये जो वाक्य हैं संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर एक बात और समझ लेना आवश्यक है परसर्गों के संबंध में, जो परीक्षा में पूछी जाती है कि ये जो परसर्ग हैं, यहाँ पर एक विशिष्ट और दूसरा संश्लिष्ट। तो विशिष्ट विभक्ति या परसर्ग और संश्लिष्ट विभक्ति या परसर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो कर्ता के साथ, जैसे राम ने, मोहन ने, या राम को, इस तरीके के जो
परसर्ग देख रहे हैं आप, और ये परसर्ग जो है कर्ता के साथ में है। इसी तरीके से जो कर्ता के साथ में परसर्ग होंगे, ने, को, से, जैसा भी परसर्ग हो, तो इस तरीके के परसर्ग आपको देखने को मिलते हैं। जो है कर्ता अलग हो रहा है यहाँ पर और परसर्ग अलग हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से कर्ता और परसर्ग अलग होने पर जो आपको परसर्ग देखने को मिलते हैं उनको हम, या विभक्ति देखने को मिलती है उसको हम विश्लिष्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो सर्वनाम के साथ मैंने, उसने, मुझको, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं सर्वनाम, सर्वनामों के साथ ये जो ने है पूरा एक में ही मिल रहा है देखने को। संश्लिष्ट का मतलब पूरा, उसका संश्लेषण पूरा मिलान उसका एक में ही हो रहा है। इस तरीके के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मुझको या मुझसे, एक शब्द में ही ये समाहित है। एक सर्वनाम, जो सर्वनाम है वो एक में ही समाहित है। तो इस तरीके से अगर ऐसे विभक्ति और चिन्ह अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप तुरंत फटाक से कर दीजिए संश्लिष्ट। संश्लिष्ट विभक्ति या संश्लिष्ट चिन्ह, संश्लिष्ट उपसर्ग। तो यहाँ पर इस बात को भी याद रखना। तो कभी कभार पूछ देता है। तो ये आज की क्लास है, यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।